हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बेटर माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर लाइट। अब ये जो चैप्टर लाइट है इसे हमें दो पार्ट्स में पढ़ना है। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी इस चैनल पर पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर के क्लास 10 सीबीएसई की पिछली वीडियोस देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एक अच्छा स्कोर करने के लिए अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मेक श्योर आप पिछली वीडियोस को देखें। और उससे भी एक खास इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स, वर्कशीट, सॉल्व एग्जाम्पल एंड पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर जिन बच्चों ने अभी तक हम लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे कि आपको स्टडी मटेरियल एक्सेस करने में हेल्प मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लाइट, लाइट के बारे में समझते हैं लाइट क्या है। देखिए, अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लास 9th में हम सभी एक चैप्टर पढ़ करके आ रखे हैं जिसका नाम है साउंड। जैसे साउंड वेव्स हुआ करती थी वैसे ही हमारे पास लाइट भी एक वेव की ही फॉर्म है। बट अगर आपके पास जो वहां पर साउंड थी, साउंड की हम बात करें तो साउंड कैसी वेव्स थी? वो मैकेनिकल वेव्स थी। जबकि लाइट कैसी वेव होती है? लाइट आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब जो लाइट है, लाइट को अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये लाइट का काम क्या होता है? देखिए, हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं उसके पीछे रीजन क्या है कि जो भी लाइट है जो कि किसी सोर्स से चल करके आ रही है, जब वो जाकर के किसी ऑब्जेक्ट पर टकराएगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारी आंखों तक आती है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर विजिबल होता है। अगर लाइट रेस सोर्स से चली, वो जाकर के ऑब्जेक्ट पे टकराई लेकिन हमारे आंखों तक नहीं पहुंची, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसके पीछे हम लोग रीजन क्या देते हैं? इसके पीछे रीजन होता है यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको येलो दिख रहा है, रेड दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? ऑब्जेक्ट्स के जो कलर है वो हम लोग क्यों डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर कलरफुल क्यों देख सकते हैं। देखिए, जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट आपको पता होगा कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर्स। तो जितने भी कलर्स यहाँ पर व्हाइट लाइट के थे, जब वो जाकर के किसी ऑब्जेक्ट पर टकराएंगे तो वो ऑब्जेक्ट सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के कलर को यहाँ पर एमिट करेगा। तो जैसे हम लोग व्हाइट लाइट का अगर एग्जांपल लें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको रेड कलर का दिख रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया होगा? उस व्हाइट लाइट के सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होगा एक्सेप्ट रेड। तो वो रेड कलर उसने रिफ्लेक्ट कर दिया और इसीलिए वो ऑब्जेक्ट आपको रेड दिखाई दे रहा है। तो ये रीजन होता है यहाँ पर कलर्स के पीछे की, जो हम लोग कलर्स हैं उनको हम कैसे देख पाते हैं और कलर्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर हम लोग लाइट की बात करें, देखिए अब लाइट में अगर हम लोग समझे तो हमारे पास दो तरीके की टर्म्स होती हैं। जो लाइट सोर्सेज है आपके पास, या तो ल्यूमिनस होगा या फिर लाइट सोर्स आपके पास नॉन ल्यूमिनस होगा। देखिए, ल्यूमिनस सोर्स आपके पास कौन सा सोर्स होता है? कोई भी एक ऐसा सोर्स जिसके पास अपनी खुद की लाइट है। जैसे हम लोग इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है सन। सन आपके पास एक ल्यूमिनस सोर्स है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर आकर के कोई लाइट फॉल नहीं कर रही है जहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचे। सन का हमें जो भी कलर दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि सन से खुद लाइट रेस निकल रही हैं, वो खुद लाइट का एक सोर्स है और हमारी आंखों तक वो लाइट चल करके आ रही है। और अगर हम वहीं पर यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पर मून्स एंड प्लैनेट्स। तो आपको पता होगा कि जो प्लैनेट्स हैं और जो ये मून है, इनके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है। जो भी हमारे पास सन की लाइट है, जब सनलाइट जाकर के मून पर फॉल करती है उसके बाद वो लाइट रेस टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तब हमें वो जो ऑब्जेक्ट है या जो मून है वो विजिबल होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर सन की बात करते हैं, ये सन है और इसी के हम लोग यहाँ पर साइड में बना लेते हैं मून को। तो मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं थी। हम कहते हैं कि ये जो सन से लाइट रेस चल करके आई है, मून पर चल करके आई है और ये रिफ्लेक्ट बैक होकर के यहाँ अर्थ तक पहुंच रही है। तो इसमें जो ये सन है, ये सन हमारे पास क्या बन गया? ये सन आपके पास बन गया एक ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स का मतलब होता है कि सन के पास अपनी खुद की लाइट है, लेकिन जो मून है, मून आपके पास एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। तो मून आपकी जो मून है, मून के पास अपनी खुद की कोई लाइट तो नहीं है, बट मून हमें क्यों विजिबल है? मून हमें इसलिए विजिबल है क्योंकि सन से जो सनलाइट चल करके आ रही है वो मून पर पड़ रही है, जिसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक कर गई और अर्थ तक पहुंची और हमें वो जो मून था वो विजिबल हुआ। सेम चीज हम लोग यहाँ पर प्लैनेट्स के साथ भी कह सकते हैं। अगर हम लोग प्लैनेट्स का भी एग्जांपल है तो प्लैनेट्स के साथ भी यही सेम चीज यहाँ पर हो रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। देखिए, लाइट की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मीन्स हम लोग लाइट वेव्स को यहाँ पर कैसे पहचान सकते हैं, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो सबसे पहला तो ये होता है कि लाइट के हमारे पास दो नेचर होते हैं। एक होता है इसका पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर।
तो अभी हम लोग यहाँ पर जिस बारे में पढ़ेंगे वो है आपके पास इसका वेव नेचर। अभी हम यहाँ पर पार्टिकल नेचर की बात नहीं करेंगे लाइट के। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए। साउंड को एक मीडियम चाहिए था यहाँ पर प्रोपेगेट करने के लिए, लेकिन लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड को सुनने के लिए हम लोगों को मीडियम की जरूरत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अपने क्लास 9 में एक सबसे अच्छा एग्जांपल इसका सुना होगा कि अगर हम लोग वैक्यूम में जाकर के साउंड को सुनना चाहेंगे तो आप साउंड को सुन नहीं सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है वैक्यूम में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो साउंड वेव्स हैं वो प्रोपोगेट करके लिसनर के कानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि आपने उसके बीच जो ब्रिज चाहिए होता है ना यहाँ पर उसको ट्रैवल करने के लिए, जो मीडियम चाहिए होता है साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए, वो वहां पर नहीं बनाया हुआ है। और वो मीडियम क्या था? वो मीडियम था एयर। तो साउंड वेव्स जैसे एयर की हेल्प से ट्रैवल कर सकती हैं, वैसी जो लाइट वेव्स हैं, लाइट वेव्स को कोई मीडियम ही नहीं चाहिए यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। साउंड में जो स्पीड थी वो सॉलिड्स में अलग है, लिक्विड्स में अलग है और गैसेस में अलग है, लेकिन जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड हमारे पास कांस्टेंट रहती है और उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होगा यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, और ये हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ही ट्रैवल करेगी विच इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो लाइट है जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है वो है इसका रिफ्लेक्शन। लाइट जब भी किसी सरफेस पर जाकर के गिरेगी, या तो लाइट का वहां पर रिफ्लेक्शन होगा या फिर होगा लाइट का रिफ्रैक्शन। तो आज हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम बाद में बात करेंगे इस चैप्टर की एक नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज मूव कर जाते हैं अब सीधा हमारा जो इस चैप्टर का नाम है, जो कि अब टॉपिक होने वाला है आपका अगला, विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं। सबसे पहले हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से कंपेयर नहीं कर सकते। उसके पीछे मैं अभी आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए ये आपके पास एक लाइट रे चल करके आई मिरर पे, और ये इससे रिफ्लेक्ट बैक होकर के सेम चीज हमारे पास वापस आ गई। तो ये जो मिरर है, यहाँ पर मिरर किसका काम कर रहा है? मिरर यहाँ पर काम कर रहा है एक सरफेस का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके पास एक वो फिनोमिना है जिसमें लाइट किसी सरफेस पर जाकर के स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी मीडियम में। तो मीडियम जो है, मीडियम यहाँ पर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि ये जो मिरर मेरे पास रखा है, यहाँ पर इसके एक साइड जो फ्रंट वाली साइड है, फ्रंट वाली साइड हमारे पास एयर है और इसके बैक वाली साइड हमारे पास वाटर रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो ये एयर से चल करके आ रही है रे, और ये एयर में ही वापस क्या कर जाए? रिफ्लेक्ट कर जाए, तभी हम इसे रिफ्लेक्शन कहेंगे। और अगर ये मिरर की जगह मैं लेंस रख देता या यहाँ पर कोई ग्लास स्लैब रखी होती, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट भी करती लेकिन उसके साथ साथ रिफ्रैक्ट भी करती, मींस दूसरे मीडियम में भी निकल जाती। तो जिसको हमें बाद में कवर करना है। तो आज हम सिर्फ अभी रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? रिफ्लेक्शन हमेशा सेम मीडियम में होता है। फिर यहाँ पे जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है प्लेन मिरर से, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट क्यों कर रही है? देखिए अगर हम लोग प्लेन मिरर को समझे, आप लोगों ने अपने घर में भी प्लेन मिरर देखा होगा। जो मिरर की जो बैक साइड है हमारे पास, बैक साइड इसकी पॉलिश रहती है। तो ये हम लोगों ने ये मिरर की ब्लैक साइड को यहाँ पर शो कर रखा है, बैक साइड को यहाँ पर शो कर रखा है, जो कि एक पॉलिश सरफेस है। इसको हम लोग मेनली यहाँ पर सिल्वर पेंट के साथ पॉलिश करते हैं, क्योंकि सिल्वर को बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है। अगर आप इसे पीछे से पेंट नहीं करेंगे, आप पॉलिश नहीं करेंगे, तो ये कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं बन सकती है। तो लाइट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए, मिरर को यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मिरर के बैक साइड में एक सिल्वर कलर का यहाँ पर पेंट कर रखा है। और सिल्वर का ही क्यों किया? अगर आपसे कभी पूछा जाए हम लोग सिल्वर को ही क्यों चूज कर रहे हैं, बाकी कोई पेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन जो है वो ये है कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। अब इसमें हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पर जब मूव कर रहे हैं, इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस। देखिए प्लेन सरफेसेस से ही क्यों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करी जा रही है? हमारे पास रिफ्लेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, तो सरफेस कैसी हो जाएगी? सरफेस हमारे पास इरेगुलर हो जाएगी। और अगर इरेगुलर सरफेस वहां पर है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ऐसा एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, जैसे कि यहाँ पर एक स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो हो रखा है। तो अभी इसके आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्लेन सरफेसेस लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि हम लोग प्लेन सरफेसेस क्यों कह रहे हैं। और ये जितनी भी हम बातें पढ़ेंगे ये सिर्फ प्लेन सरफेसेस पे ही एप्लीकेबल है, रफ सरफेसेस पर ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। देखिए पहला तो, जो भी लाइट रे आपके सरफेस की तरफ चल करके आ रही है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो ये मिरर की जो सरफेस है, अगर हम लोगों ने इसे मान रखा है कि मिरर पर हम लोग सभी रिफ्लेक्टेड रेज को यहाँ पर देखने वाले, इंसिडेंट रेज को देखने वाले हैं, तो ये मिरर की सरफेस हो गई, और मिरर की सरफेस पर सबसे पहले आ गई आपके पास इंसिडेंट रे।
और इंसिडेंट रे ने जहां पर भी आकर के इस मिरर को स्ट्राइक किया, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बाहर निकल जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ पर ये जो एरोज हैं ये गलत बने हुए हैं, तो ये एरो रहेगा हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे का। आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एरोज की बहुत खास इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आप ये रेज बना रहे हैं, जो ये इसकी जो डायरेक्शन आप बता रहे हैं वो हम लोग एरो से डिफाइन करते हैं। ये जो एरोज है, ये एरोज यहाँ पर बताते हैं आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो इंसिडेंट रे जो थी, इंसिडेंट रे मिरर की तरफ आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से मिरर से दूर जा रही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद एक नॉर्मल खींचा इस सरफेस पे। नॉर्मल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी लाइन जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल का काम क्या होता है? नॉर्मल का काम होता है जब भी हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी डिफाइन करेंगे, वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनाते हैं। तो जब हम लोग नॉर्मल बनाएंगे तो इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाएगी इस नॉर्मल के साथ, और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वैसे ही ये रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पर नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कई बार क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चंस भी जब हम लोग आगे देखेंगे इसके, तो कई बार आपको ये एंगल दे रखे होते हैं। तो ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। ये जो एंगल है, ये एंगल इंसिडेंट रे का सरफेस के साथ बन रहा है। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो कि आपके पास इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल के साथ। तो ये तो सरफेस के साथ बन गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वैसे ही जो ये वाला एंगल है, ये एंगल बन जाएगा आपके पास ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ग्लैंस एंगल कौन से होते हैं? ग्लैंस एंगल आपके पास वो एंगल्स होते हैं जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बनाती हैं सरफेसेस के साथ। फिर अगला जो टॉपिक है हमारे पास, अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जब भी किसी स्मूथ सरफेस पर या प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है, तो वहां पर ये जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है हमेशा फॉलो होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास क्या क्या है? जो पहला लॉ है हमारे पास रिफ्लेक्शन का, वो आपको ये बताता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और उसके साथ जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों सेम ही प्लेन पर लाई करेंगे। एक ही प्लेन पर लाई करने का मतलब है, जैसे अगर मैं इसको मान लूं कि ये मेरे पास एक सरफेस है, तो मैं इसी सरफेस पर ये तीनों कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। मीन्स यहीं पर इंसिडेंट रे आ रही होगी, यहीं से रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकल रही होगी, और इसी के ऊपर मैं यहाँ पर वो नॉर्मल बना सकता हूँ। तो मैंने प्लेन तो नहीं चेंज किया। जैसे हम ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन किस पे करते हैं? अपनी कॉपी पे। तो हम अपनी कॉपी पे क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है फॉलो हो रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, उसके साथ साथ नॉर्मल, तीनों के तीनों यहाँ पर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। फिर जो दूसरा हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या किसी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। बट ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है हमारे पास प्लेन सरफेसेस के लिए। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये तो नॉर्मल के साथ बनाए जाते हैं। ये तो आपको हमेशा नॉर्मल के साथ चेक करने हैं। अगर हम लोग एक ऐसी सरफेस की बात करें जहां पर जो लाइट रे है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली इंसिडेंट है, मीन्स जो ये लाइट रे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो लाइट रे आई है, ये लाइट रे नॉर्मल के ही अलोंग आ गई। तो अगर ये नॉर्मल के ही अलोंग आ गई, तो ये तो नॉर्मल के ठीक ऊपर बैठ करके आ रही है ना लाइट रे, ये जो इंसिडेंट रे है। तो इसने नॉर्मल के साथ कोई एंगल तो बनाया ही नहीं। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारे पास, वो कितना हो गया? 0। और जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी लाइट रे जो कि नॉर्मली इंसिडेंस होती है किसी सरफेस पर, वो परपेंडिकुलरली ही यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है सेम उसी मीडियम में। तो ये है आपके पास वो केस जहां पर एंगल आई भी 0 है और एंगल आर भी 0 है, और यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट थी वो नॉर्मली इंसिडेंट थी इस सरफेस के ऊपर। फिर अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जिसके भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि एक ऐसी सरफेस जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहे। मतलब जितनी भी ये लाइट रेज यहाँ पर इस सरफेस पर आकर के गिर रही हैं, ईच एंड एवरी लाइट रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही थी, उसके साथ बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, पहली बात तो वहां पर सरफेस भी आप देखेंगे तो सरफेस प्लेन नहीं है, सरफेस हमारे पास रफ है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जितनी भी लाइट रेज इस सरफेस पर गिरेंगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को फॉलो कर भी सकती है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। बहुत रेयर होता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो, विच इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो इसको हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर हम इसको इस तरीके से समझे, इसको एक एग्जांपल लेते हैं, बॉल का एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप दीवार की तरफ बॉल फेंक के मारते हैं, तो जिस एंगल से वो बॉल दीवार की तरफ गई है, उसी एंगल से वो वापस आ जाएगी आपके हाथ में। लेकिन अब मैं बोलता हूं कि वो जो वॉल थी, वो वॉल आपने प्लेन नहीं रखी है, वो वॉल आपके पास यहाँ पर रफ है। रफ कह सकते हैं आप, मान के चलिए कि जो वॉल है वो बिल्कुल ऐसे ब्रिक्स वाली है, अभी उसके ऊपर हम लोगों ने सीमेंट नहीं किया है, तो वो एक रफ हो जाएगी वॉल। ठीक है, सीमेंटेड नहीं है।
तो जब आप उसकी तरफ वो बॉल फेंक करके मारेंगे, अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जिस डायरेक्शन से आपके हाथ से ट्रैवल करके वॉल की तरफ गई है वो उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। वो लेफ्ट राइट भी निकल सकती है कहीं, या अप साइड या बॉटम साइड अगर हम लोग देखें तो उसका जो मूवमेंट है वो इधर उधर कहीं भी चेंज हो सकता है। तो हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ एक चीज ने यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर दिया, वो था यहाँ पर सरफेस की जो फिनिशिंग है। अगर सरफेस की फिनिशिंग बिल्कुल बराबर है, मीन्स हम कह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली प्लेन है, तो ही हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर इक्वल होते हैं, और इसी को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जहां पर ऐसा नहीं होगा वो आपके पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। अब ये ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस हमें समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम सिर्फ दो ही चीजों का नाम लेंगे, एक होता है आपके पास ऑब्जेक्ट और एक चीज होती है इमेज। जो भी चीज आपने मिरर के सामने रखी है वो ऑब्जेक्ट बन गया, और उस ऑब्जेक्ट की मिरर क्या बना करके दे देगा, आपको इमेज बना करके दे देगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को भी हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। देखिए जो ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, मतलब एज कंपेयर टू जो मिरर साइज है, मिरर के साइज के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का साइज बहुत ही ज्यादा कम है, तो उनको हम वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में डाल देंगे और उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। मींस जहां पर भी इनको रिप्रेजेंट करेंगे मिरर के सामने, सिर्फ डॉट बना करके छोड़ देंगे या पॉइंट बना करके छोड़ देंगे। लेकिन जिन भी ऑब्जेक्ट्स का साइज एज कंपेयर टू जो साइज ऑफ मिरर है, उसको हम कंपेरेटिवली बहुत छोटा नहीं मान सकते और वो एक कंसिडरेबल यहाँ पर साइज होगा, तो उसे हम हमेशा एक एरो बना करके शो कर रहे होंगे, क्योंकि हम बार बार जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट शेप एंड साइज नहीं बनाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट शेप अगर बनाएंगे तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर एरो बना करके छोड़ देते हैं। कोई हमें यहाँ पर अपनी आर्ट या ड्राइंग यहाँ पर नहीं दिखानी है, सिर्फ प्योर फिजिक्स लगानी है। तो फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स आपको कहती है कि आपको या तो इसे ऐसा पॉइंट ट्रीट करना है अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, या फिर आपको यहाँ पर एरो बना करके छोड़ देना है अगर आपके पास ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो फिर अगली अगर हम लोग इमेज की बात करें तो देखिए इमेज क्या है। इमेज आपके पास एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो कि हम लोगों ने लाइट की हेल्प से किसी मिरर से रिफ्लेक्ट कराया होगा या रिफ्रैक्ट कराया होगा। रिफ्रैक्शन लेंसेज में होता है, रिफ्लेक्शन हमारे पास मिरर में होता है। तो ये जो ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो कि आपको यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना करके देगा, यहाँ पर जो बनने वाली इमेज है ये भी दो तरीके की होती है, या तो आपके पास इमेज रियल होगी या फिर इमेज होगी आपके पास वर्चुअल। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब इसी को समझते हैं, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या है। देखिए रियल इमेज आपके पास वो इमेज है जहां पर लाइट रेस एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक दूसरे को। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा और जब हम लोग उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर बिहाइंड द मिरर, तो हम लोग देखेंगे कि अगर वहां पर जो लाइट रेज है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो वो रियल इमेज है। और अगर लाइट रेज एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और हम लोग उसे फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक इमेजिनरी सिचुएशन लेकर के चल रहे हैं कि यहाँ पर लाइट रेज हो सकता है इंटरसेक्ट करती और इमेज बनती, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेजेस आपके पास वो इमेजेस होती हैं जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है, और इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। तो स्क्रीन पर इसीलिए ऑब्टेन हो रही है क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे हम लोग अगर अपनी आंखों की बात करें तो हम अपनी आंखों से जितनी भी चीजें देखते हैं उसकी इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है। लेकिन रेटिना पर वो जो इमेज फॉर्म हो रही है, तो रेटिना यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, रेटिना यहाँ पर एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है हमारी आंखों के लिए। तो स्क्रीन पर वो जो ऑब्जेक्ट की हम लोगों ने इमेज ऑब्टेन करी, वो इमेज कैसी रहती है, वो इमेज आपके पास रियल इमेज होती है। तो अब जो रियल इमेजेस की दूसरी प्रॉपर्टी है, वो दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो रियल इमेज है ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड होने का मतलब है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट उसके सामने बिल्कुल ऐसा सीधा रखा है, जैसे ये पेंसिल है, तो पेंसिल की जो ये टिप है अगर ये इसका टॉप है, तो जब इसकी इमेज बनेगी तो ये पेंसिल की जो इमेज है ये जस्ट इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, मीन्स इसका जो टॉप था वो बॉटम बन गया और जो बॉटम था वो टॉप बन गया। तो अब जो टिप है, इसकी टिप यहाँ पर डाउन साइड पर आ गई और ये है पेंसिल का हेड। ठीक है, जबकि इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी। तो ये मिरर के सामने तो ऐसा रखा हुआ है, लेकिन जब इसकी इमेज बनी तो इस पेंसिल की इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर रेटिना का, तो सेम चीज हमारे आंखों के साथ होती है। जितनी भी इमेजेस हम देखते हैं रेटिना पर, वो सारी की सारी क्या होती है, वो सारी की सारी रियल इमेजेस होती है, मीन्स वो इन्वर्टेड होती है। बट हम तो चीजों को सीधा ही करके देख पाते हैं, और उसके पीछे जो रीजन है, उसके पीछे रीजन कंप्लीटली हमारे पास यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल रीजन होते हैं, क्योंकि जो ब्रेन है यहाँ पर, ब्रेन हेल्प करता है आपको उन सभी इन्वर्टेड इमेजेस को सीधा करके आगे दिखाता है। और लेकिन अगर हम लोग वर्चुअल इमेजेस की बात करें, तो पहली बात तो जो वर्चुअल इमेजेस है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म नहीं हो रही होंगी। वो कैसी होंगी, वो आपके पास यहाँ पर इमेजिनरी इंटरसेक्शन होगा। तो वर्चुअल इमेज के केस में अगर ये पेंसिल मैंने सीधी रखी है तो ये आपको सीधी ही दिखेगी, मीन्स इसका जो टिप है ये टॉप साइड पर है और जिसका ये जो हमारे पास बॉटम कह सकते हैं, ये पेंसिल का हेड था। तो अगर ऐसा रखा है इसको, तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बन करके आएगी। ये होती है हमारे पास वर्चुअल इमेजेस। तो जो रियल इमेजेस हैं वो इन्वर्टेड होती है, मीन्स जहां भी रियल वर्ड आएगा वहां पर आएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और जहां आपके पास वर्चुअल आएगा उसके आगे हम लोग लिखेंगे इरेक्ट। तो रियल इमेज की हम लोगों ने बात करी थी। रियल इमेजेस स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेकिन वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है।
जो मैग्निफिकेशन है, यहाँ पर एक मैग्निफिकेशन को लेकर के टर्म लिखी हुई है, इसको हम सबसे आखिरी में समझेंगे मैग्निफिकेशन क्या है। अभी मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैग्निफिकेशन का मतलब है एज कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके कंपैरिजन में इमेज का साइज कितना ज्यादा या कितना कम है। अगर इमेज का साइज ज्यादा निकल करके आता है तो हम लोग कहेंगे एक मैग्नीफाइड इमेज निकल करके आ रही है, एक बड़ी इमेज निकल करके आ रही है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव रहते हैं रियल इमेजेस के, और जो वर्चुअल इमेजेस हैं उसके जो मैग्निफिकेशन है आपके पास ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो जो रियल इमेजेस हैं, रियल इमेजेस आपके पास छोटी भी हो सकती हैं, रियल इमेजेस इक्वल साइज की भी हो सकती हैं ऑब्जेक्ट की, और बड़े साइज की भी हो सकती हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है हमेशा आपके पास मैग्नीफाइड होती है। वर्चुअल इमेजेस कभी भी अपने ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में छोटी बन करके नहीं आएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो अब हम लोग यहाँ पर प्लेन मिरर में इमेज के फॉर्मेशन को देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रख दिया जाए एक प्लेन मिरर के सामने, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन हम लोगों को कैसे करके दिखानी है। देखिए पहला केस लेकर के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने मिरर के सामने रखा है उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो मिरर के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही कम रहा होगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेस चल करके आती हैं किसी मिरर की तरफ, तो वो यहाँ पर हमने दो लाइट रेस शो करी है। ये हमेशा दो लाइट रेस नहीं होंगी, ये मिलियंस ऑफ लाइट रेस रही होंगी। लेकिन अब हम वो मिलियंस ऑफ लाइट रेस तो नहीं बना सकते हैं कॉपी में, और अगर हम दो बना रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि डायग्राम जो है आपका वो नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, और इमेज फॉर्मेशन के लिए दो ही जो रेज हैं वो काफी होती हैं। आपको 3 4 या 5 बनाने की जरूरत नहीं है। आप जितनी ज्यादा इमेज के लिए यहाँ पर लाइंस यूज कर देंगे या रेज यूज कर देंगे उतना ही ज्यादा आपका जो डायग्राम है वो खराब लगने लगेगा, नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्ट से हमने माना है कि ये लाइट रे चल करके आई जो इंसिडेंट है, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी इसी मीडियम में। फिर एक दूसरी लाइट रे हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है, ये आकर के मिरर पे टकराई और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर गई। अब अगर मैं मिरर के फ्रंट में बात करूं तो आप देख सकते हैं लाइट रेज एक दूसरे से दूर जाती हुई दिख रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये मिरर के फ्रंट में तो कभी भी मीट नहीं करेंगी क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, एक दूसरे से यहाँ पर वाइड अपार्ट है, और आगे जाते जाते जो इनके बीच की डिस्टेंस वो बढ़ती ही चली जा रही है। तो फिर इसको मीट कैसे करें, इसको इंटरसेक्शन को हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए इसके इंटरसेक्शन के लिए जो पहली वाली लाइट रे थी, अगर मैं उसकी रिफ्लेक्टेड रे को फर्दर प्रोड्यूस कर दूं बैक ऑफ द मिरर, और जो आपके पास दूसरी वाली लाइट रे थी अगर हम इसको भी फर्दर प्रोड्यूस कर दें बैक ऑफ द मिरर, तो ये वर्चुअली इंटरसेक्ट होती हुई दिखेंगी इस पॉइंट पर जिसका नाम है पॉइंट आई। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा था तो ये मिल गई आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज भी हम लोगों ने कैसी बताई है, ये पॉइंट साइज ही बताई है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ चलें जहां पर हम ऑब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब जो उसका ओरिजिनल शेप था उसको वैसे ही बना करके रखा है, पॉइंट में नहीं शो करा है। ये आपने ऑब्जेक्ट एरो से दिखाया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी हम सभी ऑब्जेक्ट्स को एरो की तरह शो करेंगे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो यहाँ से एक लाइट रे चल करके आई जो कि बिल्कुल सीधी, देखिए यहाँ से बहुत सारी लाइट रेस रही होंगी, ऐसे मल्टीपल मिलियंस ऑफ लाइट रेस रही होंगी। तो इतनी सारी लाइट रेस नहीं बनाएंगे, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा डायग्राम। तो मैंने एक लाइट रे इस डायरेक्शन में बना दी जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गई। तो अगर कोई भी लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर आती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में निकल जाएगी, मीन्स नॉर्मली ही वहां से बाहर चली जाएगी। और दूसरी लाइट रे के लिए कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लिया तो ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक कर गई। फिर नीचे भी सेम चीज हुई होगी, एक लाइट रे आई नॉर्मली सरफेस पे, तो ये नॉर्मली यहां से बाहर चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में। और एक दूसरी लाइट रे लेकर के चलते हैं जो कि पॉइंट जी पर अपना रिफ्लेक्शन दिखा रही है। अब यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो ये लाइट रेस कभी भी एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिखेंगी। अगर ये यहां से निकल रही है तो यहां से चली जाएगी, फिर ये इधर से जा रही है, तो ये तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। तो लाइट रेस कैसे मिलेंगी, उसके लिए भी हमें इन लाइट रेस को क्या करना पड़ेगा, फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पर बिहाइंड द मिरर। तो अगर हम लोग इसे बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करके देखते हैं तो देखिए ये जो नॉर्मल वाली लाइट रे थी इसको हमने एक्सटेंड करा ये पॉइंट ए डैश पे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी जब इसको एक्सटेंड करा तो ये दोनों यहाँ पर मीट कर गई। इसका मतलब ये तो मिल गया मेरे को इस एरो का हेड। फिर अगर हम इस एरो के बॉटम की बात करें जो कि पॉइंट बी था, इसके लिए भी इसके नॉर्मल को यहाँ पर फर्दर प्रोड्यूस कर देते हैं बैक ऑफ द मिरर, और जो नीचे वाली रिफ्लेक्टेड रे है जब हम इसको भी प्रोड्यूस करेंगे तो ये मिलेगा आपको जाकर के बी डैश पे। और जब हम इस ए डैश से बी डैश को जोड़ देंगे तो ये बन गई इस ए बी ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश इमेज। देखिए अगर हमने इसके हेड को यहाँ पर ए मार्क किया है तो यहाँ पर भी इसके हेड को हम ए ही मार्क करेंगे। तो इससे पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा बन रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ कि जो इसका टॉप था वो बॉटम बन गया और जो बॉटम था वो टॉप बन गया। तो प्लेन मिरर ने कैसी इमेज बना करके दे दी, प्लेन मिरर ने आपको बना करके दे दी वर्चुअल इमेज।
तो ये कोई नई बात नहीं है, हमने हमेशा से देखा है कि अगर हमें जब ये फिजिक्स के बारे में नहीं भी पता था, हम जब भी खुद को शीशे में देखते हैं तो हमारी इमेज हमेशा सीधी ही दिखती है। ऐसा नहीं होता है कि हमारा जो सिर है वो पैरों की तरफ आ जाएगा, हमारे जो पैर हैं वो सिर की तरफ चले जाएंगे। ऐसा सिर्फ कहाँ पर हो सकता है? ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब आपकी इमेज एक रियल इमेज बन रही होती। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मिरर इमेज है हमारी वो कैसी होती है? वो वर्चुअल इमेज होती है। और मिरर हमारे पास कैसा है? प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आपको कैसी इमेज बना करके देते हैं? प्लेन मिरर आपको बना करके देते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। प्लेन मिरर रियल इमेजेस नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो रियल इमेजेस हैं वो इन्वर्टेड होती हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन इमेजेस के जो कि एक प्लेन मिरर बनाता है। देखिए, सबसे पहले तो जो इमेज है वो वर्चुअल होगी और उसके साथ साथ इरेक्ट भी होगी। और यहाँ पर जो साइज था, अगर आप साइज के ऊपर ध्यान दें, मैं बोलता हूँ अगर ये 10 सेंटीमीटर इसका साइज रहा होगा तो इसकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर की ही आएगी। हमारी जो भी हाइट होती है, जो हमारी नेचुरल हाइट है, जो हमारी ओरिजिनल हाइट है, अगर मैं उसकी इमेज देखूँ यहाँ पर मिरर में तो वो सेम ही रहती है। वो हमें छोटा करके या बड़ा करके नहीं दिखा देगी, मीन्स ना वहाँ पर कोई मैग्निफिकेशन होगा, ना ही हमारी इमेज को डिमिनिश कर देगा प्लेन मिरर। इसका मतलब जो इमेज का साइज है वो बराबर रहता है, इमेज का साइज चेंज नहीं होता है। उसके साथ साथ आप मिरर से जितनी डिस्टेंस पर खड़े होंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इमेज भी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर बन रही है पीछे। तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जैसे जैसे आप मिरर के पास जाते हैं तो आपकी इमेज भी आपको बैक साइड से ऐसा लगता है कि वो चलते हुए आगे आ रही है। तो आप भी आगे चल करके मिरर की तरफ जा रहे हैं तो आपकी इमेज भी वहां पर बैक साइड से चल करके आगे आ रही होगी। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर से और जो डिस्टेंस है इमेज की मिरर से, ये दोनों सेम होती है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो इमेज की डिस्टेंस यहाँ पर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के इक्वल रहती है। और एक खास चीज यहाँ पर जिसका नाम होता है लेटरल इन्वर्जन। जब भी हम अपनी मिरर इमेज को देखते हैं तो मिरर में जो हमारा लेफ्ट है वो राइट बन जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर में अपेयर होगा कि वो आपका राइट हैंड है, और अगर आप अपना राइट हैंड रेस करते हैं मिरर के सामने तो वो मिरर में लेफ्ट हैंड होकर के रेज हो रहा होगा। तो इस जो फिनोमिना को हम लोग नाम देते हैं उसका नाम है लेटरल इन्वर्जन। तो चलिए आगे समझ लेते हैं लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, और ये लेटरल इन्वर्जन हमारे क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या एडवांटेजेस है, उसकी भी बात करते हैं। देखिए, अब जो लेटरल इन्वर्जन है, अगर हम लोग लेटरल इन्वर्जन को देखें तो लेटरल इन्वर्जन में सबसे पहले तो हमारे पास जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड होकर के यहाँ पर अपेयर होने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो रेड यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, लेकिन मिरर में ये बन करके आ गया राइट टू लेफ्ट। तो अब ये जो लेफ्ट टू राइट RED लिखा है वो राइट टू लेफ्ट RED क्यों बन गया? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेटर थे वो राइट हैंड साइड से शुरू होंगे। और इनके जरा आप इस चीज पर भी ध्यान दीजिए ओरिएंटेशन पे। अगर जो हम लोगों ने ई बनाया है यहाँ पर, ई जो बन रखा है इस मिरर में ये ठीक उल्टा बन रखा है। तो इसी को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्ट होना। तो लेटरली इन्वर्ट हो रहा है, लेटरली मीन्स जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली ये चीज इन्वर्ट हो रही है, मीन्स साइडवेज इन्वर्ट हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि टॉप बॉटम बन गया और बॉटम टॉप बन गया, वो चीज नहीं हो रही है, वो रियल इमेजेस में होती है। ये इमेज अभी वर्चुअल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन हो रहा है। अब ये चीज हमारे कहाँ पर काम आती है? आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो है, जितनी भी एम्बुलेंसेज होती है वहां पर नाम कभी भी सीधा नहीं लिखा होता है, वहां पर नाम हमेशा इस पैटर्न में लिखा होता है एम्बुलेंस का। ये राइट टू लेफ्ट यहाँ पर एम्बुलेंस को लिखा है और उसमें भी जो लेटर्स है उनको लेटरली इन्वर्ट कर रखा है। क्योंकि जब भी कोई ड्राइवर आगे गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा तो एम्बुलेंस जब उसके पीछे से आ रही होगी, और अगर बाई चांस यहाँ पर एम्बुलेंस ने सायरन नहीं भी बजाया है, तो जब आप अपने मिरर में देखेंगे जो कि आपका रियर व्यू मिरर होता है, जो कि पीछे की गाड़ियों को दिखाता है फ्रंट में, तो वो जो प्लेन मिरर है उस प्लेन मिरर में जब इस एम्बुलेंस की इमेज बनेगी तो उस प्लेन मिरर में एम्बुलेंस की इमेज इस तरीके से बनेगी। तो वहां पर डायरेक्ट वो जो ड्राइवर है उसको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि जो पीछे जो गाड़ियां चल करके आ रही हैं उस पर क्या लिखा हुआ है? एम्बुलेंस लिखा हुआ है। वैसे तो एम्बुलेंस का हमारे पास अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, एम्बुलेंस अलग से ही पहचान में आ जाती है। लेकिन अगर हम किसी नॉर्मल व्हीकल की बात करें, अगर उस पर सिर्फ हम एम्बुलेंस लिख के छोड़ दें तो आपको वहां पर एम्बुलेंस कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ना कि ये। अगर आप ऐसा एम्बुलेंस लिख देंगे तो उसकी इमेज ये बनेगी, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जो लेटरल इन्वर्जन है आपको यहाँ पर हेल्प कर रहा है एक तरीके से, कि जो एम्बुलेंस है उसको आपने राइट टू लेफ्ट लिखा है वर्ड्स में, तो इसीलिए वो अब लेफ्ट टू राइट अपेयर होगा जब आप उसे प्लेन मिरर से देखेंगे। तो ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी थी जो कि लिटरली इन्वर्ट कर देती है इमेजेस को। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाते हैं, इसका नाम है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो ये जो प्लेन मिरर है इसके क्या क्या यूजेस रहते हैं? देखिए, अगर हम लोग प्लेन मिरर की बात करें तो हमने अपने आसपास जितने भी मिरर्स यूज किए हैं वो ज्यादातर प्लेन मिरर होते हैं जो अपने घरों में यूज करते हैं। अभी गाड़ियों की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ घरों की बात कर रहे हैं। तो घरों में हमारे जो ड्रेसिंग टेबल पे भी जो मिरर लगा हुआ होता है वो एक प्लेन मिरर है। अब वो प्लेन क्यों होता है? क्योंकि आपको अपनी इमेज वैसी ही चाहिए जैसे आप दिखते हैं। मीन्स जो भी आपका एक्चुअल हाइट है, जो भी आपकी एक्चुअल साइज है, आपको वही साइज और हाइट के ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो वहां पर चाहिए मिरर में, इसलिए हम लोगों ने एक प्लेन मिरर लगाया है।
अगर हम लोग अपने बाथरूम्स की बात करें तो हम लोग अपने बाथरूम्स में भी क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग प्लेन मिरर ही यूज़ करते हैं। फिर जो इसका सेकंड यूज़ है, सेकंड यूज़ होता है इसका ज्वेलरी शॉप्स में। ज्वेलरी शॉप्स में भी हम लोग प्लेन मिरर को यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यूज़ है इसका ब्लाइंड टर्न्स में। तो जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को हम लोगों ने ब्लाइंड टर्न्स पे फिक्स किया हुआ होता है, कुछ ऐसे टर्न्स जो कि बिल्कुल शार्प टर्न है। तो इससे क्या होता है, इससे ड्राइवर को हेल्प होती है, वहाँ पे सामने से आने वाली गाड़ी को वो देख सकता है, क्योंकि जब टर्न्स हम लोग लेते हैं तो जो भी ड्राइवर यहाँ पर ड्राइव कर रहा होगा उसका विजन अभी इस डायरेक्शन में, तो उसको नहीं पता चलेगा कि उसके सामने से कौन सी गाड़ी यहाँ पर आ रही थी। ठीक है, तो ये जो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर आपको क्या करते हैं, प्लेन मिरर आपको हेल्प करते हैं यहाँ पर ब्लाइंड टर्न्स पे। उसके बाद प्लेन मिरर का जो अगला यूज है, प्लेन मिरर का अगला यूज है पेरिस्कोप्स बनाने के लिए। तो ये कुछ यूजेस हैं प्लेन मिरर्स के जो कि आप पढ़ के याद कर सकते हैं। तो ये तो थी बात प्लेन मिरर की। अब प्लेन मिरर से थोड़ा आगे चलते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अब समझेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर्स में। देखिए, जितने भी मिरर्स हैं वो आपके पास ज़रूरी नहीं कि वो प्लेन हो। अब आपके पास दूसरी कैटेगरी आ रही है मिरर्स की, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, देखिए स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं आपके पास। स्फेरिकल मिरर का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट हो। हॉलो स्फेयर के पार्ट होने का मतलब है, जैसे कि आपके पास ये एक शेप है, मीन्स जैसे आपके पास फुटबॉल है। अगर आप इस फुटबॉल को इस सेक्शन से काट देते हैं तो आपके पास ये जो सेक्शन आया, ये सेक्शन मेरे पास बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो ये दूसरा सेक्शन है ना, ये भी आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है। तो ये जो सरफेस है, अगर मैं इसको सिर्फ इतना बनाऊं तो ये किसका पार्ट रहा होगा, ये ओरिजिनल कुछ इस स्फेयर का पार्ट रहा होगा। तो स्फेरिकल मिरर्स आपके पास वो मिरर्स होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट होती है। यहां से दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्फेरिकल मिरर आपके लाइट रेस को कन्वर्ज कराएंगी, या फिर स्फेरिकल मिरर्स यहाँ पर आपके लाइट रेस को डाइवर्ज कराएंगे। कन्वर्ज कराने का मतलब है कि अगर आपके पास मल्टीपल लाइट रेस है तो वो अपेयर करेंगी कि वो एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है, और डाइवर्ज करने का मतलब है वो एक दूसरे से और ज़्यादा दूर चली जाएंगी। तो ये कैसे होता है अभी इसको आगे समझेंगे, और उसको समझने से पहले हमें स्फेरिकल मिरर में दो टर्म्स को यहाँ पर समझना पड़ेगा। दो तरीके के हमारे पास मिरर होते हैं स्फेरिकल, एक का नाम है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, जो कॉनकेव मिरर है, जैसा कि इसका नाम है कॉनकेव। अब केव का मतलब होता है एक ऐसी सरफेस जो कि अंदर की तरफ रहे। ठीक है, केव में अगर हम लोग एंटर करते हैं तो केव की जो आपके पास एंट्रेंस है वो अंदर की तरफ रहेगी, तो इसको आप नाम से याद रख सकते हैं कि जो कॉनकेव होते हैं, कॉनकेव में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास अंदर की तरफ रहती है। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर बल्ज आउट कर रही है, बाहर की तरफ निकली हुई है। ठीक है, उभरी हुई सरफेस है कॉन्वेक्स में। तो कॉनकेव में ये जो बैक साइड थी, ये बैक साइड हमारे पास पॉलिश्ड है, और वैसे ही कॉन्वेक्स में भी ये बैक साइड को हम लोगों ने पॉलिश कर दिया। पॉलिश क्यों करा है, ताकि रिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ से देख सकें। तो कॉनकेव की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ रहेगी, और जो कॉन्वेक्स है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है हमारे पास, वो एक बल्ज आउट सरफेस रहती है, मीन्स उभरी हुई सरफेस रहती है। फिर इसके बाद कुछ आगे हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। अब जरा उनके साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं, उन टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आता है जो टर्म है आपके पास, वो है पोल। देखिए, पोल क्या है, पोल का मतलब है कि जो मिरर का सेंट्रल पॉइंट है, मिरर के सेंट्रल पॉइंट को हम लोग यहाँ पर पोल कहते हैं। जैसे कि ये जो इतना पोर्शन है, आपको सिर्फ इस पोर्शन पे ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो स्फेयर था उसे हमने यहाँ से काट दिया, सेम इधर वाले स्फेयर को हमने यहाँ से कट किया है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैं इसे इस साइड से पेंट कर दूं तो मेरे पास इसके अंदर की जो सरफेस बनेगी, ये कैसी है, ये सरफेस आपके पास कॉनकेव सरफेस है, क्योंकि अंदर की तरफ जा रही है, तो ये कॉनकेव मिरर बन गया। और इस वाले मिरर को अगर आप इधर से पेंट कर देते हैं तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये उभरी हुई है, बाहर की तरफ निकल रही है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो पोल क्या होता है, पोल होता है हमारे पास जो इस मिरर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ये इसको हम बोलेंगे पोल। देखिए, पोल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब प्रिंसिपल एक्सिस हम आगे ड्रॉ करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां भी कट कर रही होगी उस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। देखिए, अगला है आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, जो स्फेयर है, स्फेयर को हम लोग पेपर पर 3D शेप को नहीं बना सकते तो इसको 2D में ही बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल बना रखा है। तो सर्कल को जब भी डिफाइन किया जाता है तो सर्कल का पहले आता है उसका सेंटर। तो वैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सेंटर जो है ये उस स्फेयर का सेंटर था जिसका कि ये मिरर एक हमारे पास पार्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, अगर हम इसे सर्कल मान करके चल रहे हैं तो ये सर्कल का यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर। तो ये वैसे सर्कल नहीं है, स्फेयर होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं तो ये 3D में ही याद रखेंगे, इसे कोई सर्कल करके याद नहीं रखेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म जिसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास एक ऐसी लाइन होगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और जाकर के आपके मिरर को ज्वाइन कर रही होगी। अब हम आगे जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे, जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो इमेज बनाएंगे, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे बनाई जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई
और ये जाकर के यहाँ पर मिरर की जो सरफेस है उसको मीट कर रही है, ठीक है। और कहाँ पर मीट करेगी, यहाँ पर पोल पर। फिर उसके बाद होता है आपके पास अपर्चर। देखिए अपर्चर क्या है, अपर्चर का मतलब है कि किसी भी मिरर के पास जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रेजेंट होगी उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। तो ये मेरे पास जो मिरर है, सिर्फ इतना मिरर हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर करके चलेंगे, क्योंकि ये जो स्फेयर था उस स्फेयर से हम लोगों ने इतना मिरर काट के निकाल दिया। तो ये आपके पास मिरर का अपर्चर हो गया। तो इतनी जो सरफेस है मिरर के पास वो यहाँ पर अवेलेबल है फॉर रिफ्लेक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो सेम चीज़ कॉनकेव में होती है और वही चीज़ यहाँ पर कॉन्वेक्स में होती है। अब इससे ज़रूरी चीज़ पे आ जाते हैं जिसका नाम है फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ को हम लोग को समझने से पहले फोकस को समझना पड़ेगा, तब हम आगे फोकल लेंथ की भी बात कर लेंगे। फोकस का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां पर सभी लाइट रेस कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी, अगर हम कॉनकेव की बात करें, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का फोकल पॉइंट कौन सा हो गया, या इसका फोकस जो पॉइंट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिस पर सारी की सारी लाइट रेस आपको कन्वर्ज होती हुई मिलेंगी, जो कि उस कॉनकेव मिरर पर यहाँ पर आकर के फॉल कर रही थी। तो इसलिए लिखा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस एट अ पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। लेकिन हाँ, खास बात यहाँ पर ये रहती है कि वो जो लाइट बीम है वो लाइट बीम हमेशा क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा कहाँ से पास करती है, वो हमेशा फोकस से पास करके जाएगी। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम यही चीज होती है, इसके भी फोकस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस बनाया जाता है कॉनकेव मिरर का, ये रियल फोकस होता है, क्योंकि ये लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा। आप देखिए ये कन्वर्ज हो रही हैं, ये सभी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और ये एक ही पॉइंट पर जाकर के मीट कर रही हैं। तो इन सभी ने अपना जो पाथ है वो एक ही डायरेक्शन में सेट कर लिया और वहीं पर जाकर के मीट कर गई। इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर का फोकस। तो ये हो गया एक कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर आपके पास एक डाइवर्जिंग मिरर है। और डाइवर्जिंग मिरर क्यों है, देखिए जो लाइट रेस आई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो यहां से दूर जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर के दूर जा रही है। तो अगर ये डाइवर्ज होकर के दूर जाएंगी तो ये तो मीट ही नहीं करेंगी, और जब तक मीट नहीं करेंगे इसका फोकस कैसे डिफाइन होगा। तो उसके लिए हमें इन्हें वर्चुअली प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिहाइंड द मिरर। तो ये मिल गया आपको फोकस कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो एक रियल फोकस नहीं है, वो आपके पास एक इमेजिनरी फोकस है, क्योंकि हमने एज्यूम करा है कि वो रिफ्लेक्टेड रेज कहां पर मीट कर रही है, यहाँ पर बिहाइंड द मिरर मीट कर रही है। तो कन्वर्जिंग मिरर हो गया कॉनकेव मिरर, और वैसे ही आपके पास जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हो गया आपके पास एक डाइवर्जिंग मिरर। तो यहां पर बनी है आपके पास इसका फोकस कॉन्वेक्स का, और ये बना है आपके पास कॉनकेव का फोकस। तो कॉनकेव का फोकस रियल फोकस है, लेकिन वही जो कॉन्वेक्स है उसका फोकस वर्चुअल या फिर इमेजिनरी है। तो जहां आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिफाइन करते हैं आर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ही मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर शायद हम लोगों का रह गया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये नीचे मार्क हो रखा है यहाँ पर, जैसे सेंटर से लेकर के सर्कल की बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस उसको रेडियस कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी रेडियस है और कर्वेचर का रेडियस है। और इसके बिल्कुल बीच में पड़ता है फोकस। तो फोकस क्या हो गया, फोकस आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से फोकल लेंथ को डिफाइन करें कि फोकल लेंथ क्या होती है, देखिए जो फोकल लेंथ होगी आपके पास, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ रिलेशन निकल करके आता है r इक्वल्स टू 2f। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल है, तो फिर फोकल लेंथ किसके इक्वल हो गई, r/2 के। तो ये फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ का मतलब है पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस। पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमेशा हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहेगी, या हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का यहाँ पर डबल होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर में वो है आपके पास रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो अब आ जाते हैं एक ऐसे पोर्शन पर जहां पर हम लोगों को जो भी ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने रखा जाएगा उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन दिखानी है, और कॉनकेव के लिए अलग दिखानी होती है, कॉन्वेक्स के लिए अलग। तो इसको समझते हैं कि इसको कैसे बताया जाता है। देखिए इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स का मतलब है कि हम लोग कुछ डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स को याद रखेंगे। जब भी लाइट रे पैरेलल आएगी या फोकस से जाएगी तो कहाँ से निकलती है। 4 रूल्स यहाँ पर रहेंगे कॉनकेव के। आप कोई भी 2 रूल्स का यूज करके इमेज फॉर्मेशन को दिखा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है आपके चारों के चारों रूल एक ही जगह पर एक साथ लगाने। सबसे पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास ये होता है, जब भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा फोकस से पास करती है। ये जो लाइट रे है AB, ये लाइट रे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो ये फोकस से निकल गई। और इसी का जस्ट हम लोग
जो सेकंड रूल है, जब हम लोग सेकंड रूल को देखेंगे तो सेकंड रूल में क्या लिखा हुआ है, सेकंड रूल में बताते हैं कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही वापस लौट जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। तो ये कॉन्केव मिरर की सरफेस पे पड़ी लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही वापस लौट गई। फिर जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल हमारे पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी तो फोकस से गई थी। अब उल्टा कर देते हैं कि अगर फोकस से आएगी तो क्या होगा, कोई भी लाइट रे जो कि फोकस से आएगी वो हमेशा पास करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करती है, और अगर फोकस पे आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। फिर उसके बाद अब जो नॉर्मल हमारे पास एक रूल होता ही है कि आपने बोल दिया कि ये पोल पर ही आ गई अगर, और अगर ये आकर के पोल पर टकरा जाती है तो यहाँ पर क्या फॉलो हो जाएगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इसने बनाया था इंसिडेंट रे ने यहाँ पर मिरर की सरफेस के साथ, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी उसी मीडियम में। तो ये आपके पास चार रूल हैं जो कि आपको इमेज फॉर्मेशन में लगाने हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, आप एट अ टाइम कोई भी दो रूल लगाएंगे, क्योंकि दो ही लाइट रेस का हमें इंटरसेक्शन चाहिए होता है, उसके बाद हमें इमेज मिल जाती है। तो जरूरी नहीं कि चारों के चारों आपको एक साथ लगा देने। तो इसके कुछ केसेस अब हम लोग देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में है और ये आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला केस लेकर के चलते हैं इसमें, जब ऑब्जेक्ट हम लोग ले जाकर के इन्फिनिटी पर रखेंगे। देखिए इन्फिनिटी कैसी डिस्टेंस है, इन्फिनिटी आपकी एक ऐसी डिस्टेंस रहेगी कि मिरर के सामने जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो मिरर से बहुत ही ज्यादा दूर है। जैसे अर्थ से सन की डिस्टेंस ये इन्फिनिटी है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा ये डिस्टेंस इतनी बड़ी हो, बट एज कम्पेयर टू जो मिरर है, मिरर के कंपैरिजन में वो जो डिस्टेंस रहती है वो काफी ज्यादा रहती है। तो उसके फोकल लेंथ का और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका कोई कंपैरिजन नहीं रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो इन्फिनिटी से जो है लाइट रेस निकल करके आ रही है, ये अभी ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि बहुत दूर से आ रही होंगी। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर रखा होगा आपने, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट रेस चल करके आ रही है, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो सभी की सभी कहां से पास कर जाएंगी, फोकस से। जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो फोकस से जाती हैं। सबसे पहला रूल आज हमने यही पढ़ा था। तो इसने फोकस पर जाकर के इसकी इमेज बना दी। तो ऑब्जेक्ट का अगर आप साइज देखें, ये ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कुछ इतना रहा होगा, लेकिन इसकी इमेज तो बिल्कुल पॉइंट के बराबर आ गई। तो ये है आपके पास सबसे पहला रूल कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास करती थी, तो इसका मतलब जब हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उसकी इमेज हमें कहां पर मिलेगी, इमेज मिलेगी आपको फोकस पर। और इमेज जो फोकस पर मिल रही है ये पहली बात तो हाईली डिमिनिश्ड है, बिल्कुल पॉइंट साइज्ड है, ना के बराबर है, और उसके साथ साथ ये इमेज रियल और इन्वर्टेड रहती है। फिर जो दूसरा रूल है, दूसरे रूल में अब हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा, बियॉन्ड सी प्लेस कर दिया। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेकर के आ रहे हैं। इन्फिनिटी से अगर थोड़ा और पास लाएंगे तो इन्फिनिटी से पास लाने पर जो ऑब्जेक्ट है अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बस थोड़ा सा पीछे। तो अगर आपने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है आपके पास बिटवीन एफ एंड सी। अब वो कैसे बनती है, देखिए एक लाइट रे यहाँ पर कंसिडर करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो इसको आप फोकस से ले जा लीजिए, ये तो फोकस से चली गई। फिर एक लाइट रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ गई, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आई थी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही लौट जाएगी। तो ये अपेयर होगा कि ये इस पॉइंट पर मीट कर रहे थे, तो जिस भी पॉइंट पर ये मीट करेंगे उस पॉइंट से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, तो ये आपकी इमेज बन जाएगी। अब ऑब्जेक्ट का जो हम लोगों ने एरो शो किया था, ये एरो का टॉप है, तो ये रहेगा ना एरो का टॉप, तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज, ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, ये गलत हो जाएगा, ये बनेगी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अब जो टॉप है वो बॉटम पे आ गया, तो ये इमेज भी कैसी हो गई, ये इमेज भी आपके पास एक रियल और इन्वर्टेड इमेज हो गई। और अगर आप इमेज का साइज देखेंगे तो इमेज का साइज काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये जो इमेज है ये हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है, लेकिन ये जो इमेज है ये डिमिनिश्ड जरूर है, और उसके साथ साथ ये इमेज रियल और इन्वर्टेड है। फिर थर्ड केस पे अब ऑब्जेक्ट को जब हम मिरर की तरफ लेकर के आ रहे हैं, अब रखेंगे इसे सी पर। तो ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को सी पर। तो जब भी ऑब्जेक्ट सी पर या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती है। उसके लिए फिर से आप वही कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास। फिर एक लाइट रे यहाँ पर फोकस से आ गई, तो ये कैसे निकल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहां पर मीट हो गए ये दोनों इस पॉइंट पर मीट हुए, तो आप एक लाइन खींच दीजिए, ये बन गई आपके पास इमेज। तो मैं एट अ टाइम दो ही रूल लेकर के चल रहा हूं, मैं यहाँ पर चारों के चारों रूल नहीं लगा रहा हूं या तीन रूल नहीं लगा रहा हूं, आप भी दो लगाएंगे और हर केस में आपके आंसर आ जाएंगे। अब इस बार खास बात क्या थी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है, अगर आप उसको देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर है। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो हाइट ऑफ इमेज के इक्वल है, लेकिन ये इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। मींस ये जो इमेज है ये भी इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो इसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गई।
अब इसको थोड़ा और पास लेकर के आते हैं, और जब इसको हम थोड़ा और पास लेकर के आए तो ये ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट आपके पास बिटवीन एफ एंड सी आ गया, अभी हमने इसे फोकस पे नहीं रखा है, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो फिर से वही दो लाइट रेस अगर आपको बनानी है, एक लाइट रे आप बना सकते हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फोकस से चली जाएगी। ये जो लाइट रे थी ये आपके पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, तो ये फोकस से चली गई। और एक लाइट रे यहाँ पर आई जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही वापस चली जाएगी। तो ये कहीं कहीं यहाँ पर मीट होती हुई दिखेंगी। तो फिर आप यहाँ से एक लाइन खींचिए, ये जो डाउन एरो है, ये डाउन एरो किसको बताएगा यहाँ पर, इमेज की फॉर्मेशन को। तो इसमें बस थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि आपको इसमें दोनों साइड ये एरो बन रखा है, आपको ये दोनों साइड एरो नहीं बनाने, सिर्फ हम इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन को, नहीं तो वो पार्ट हमारे पास गलत हो जाएगा। तो ये वाली इमेज जो है, ये वाली इमेज भी पैरेलल टू, ये वाली इमेज भी यहाँ पर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज है। और ये जो रियल और इन्वर्टेड इमेज निकल करके आई है, अगर आप इसका साइज देखेंगे तो इस बार ऑब्जेक्ट का साइज छोटा लग रहा है, लेकिन इमेज का साइज उससे ज्यादा निकल करके आ रहा है। तो ये इमेज हो गई आपके पास एक मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज्ड इमेज। तो हाईली मैग्नीफाइड नहीं है, लेकिन मैग्नीफाइड जरूर है, और उसके साथ साथ रियल और इन्वर्टेड है। उसके बाद जब एफ और सी के बीच में रखा था, अब जब आगे बढ़ेंगे तो अब सीधा फोकस आएगा, तो अब हमने फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो फिर से एक लाइट रे हम लोगों ने बनाई पहली, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो ये फोकस से जानी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, इसको डायग्राम को हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन सी लाइट रेज लेनी है। पहली लाइट रे तो आप यहाँ पर लेंगे ये वाली, जो कि बिल्कुल सही बनी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही निकल गई। लेकिन उसके बाद आप दूसरी जो लाइट रे यहाँ पर रखेंगे, आप इस वाली लाइट रे को यहाँ से हटा दीजिए, इस वाली लाइट रे को हम कंसिडर नहीं करेंगे जो ये आ रही है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, आप दूसरी लाइट रे कौन सी बना लो, आप दूसरी लाइट रे यहाँ पर पोल वाली बना लो। अभी तक हमने पोल वाला नहीं बनाया, क्योंकि लाइट रे पोल पर भी तो आ सकती है, तो लाइट रे को हमने मान लिया ये आकर के पोल पे इंसिडेंट है। और अगर ये पोल पे इंसिडेंट है तो ये जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ आई है उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ यहाँ से निकल जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रेज जो इस तरफ जा रही हैं, ये एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, और करेंगी तो बहुत देर बाद या बहुत दूर मीट करेंगे, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो काफी हाई है। तो इसका मतलब ये जो लाइट रेज हैं किसकी तरफ जा रही हैं, ये इन्फिनिटी की तरफ जाती हुई लग रही हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो सबसे पहले वाला जो केस था इमेज फॉर्मेशन का, वो ये था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इसकी इमेज हम लोगों को फोकस पे मिलती है, और अगर ऑब्जेक्ट हम लोग फोकस पे रख दें तो उसकी इमेज हमें क्या मिलती है, उसकी इमेज हमें मिलती है इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी पर अगर ये जाकर के मीट भी हुई तो यहाँ से जो इमेज बनेगी वो आपके पास हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी, जबकि हमने ऑब्जेक्ट को बहुत ही छोटा मान रखा है। तो ये है आपके पास इसका फिफ्थ वाला केस, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा था तो उसकी इमेज यहाँ पर इन्फिनिटी पर बन गई। अब लास्ट केस पर आ जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केस है इसका वो यही वाला है कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस को भी क्रॉस करके कहां पर आ गया, फोकस और पोल के बीच में आ गया। देखिए जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ गया तो इसकी इमेज कैसे बनाएंगे। पहली जो लाइट रे यहाँ पर ले रखी है, पहली लाइट रे इस पे फोकस से आई है, तो अगर ये लाइट रे फोकस से आई है तो ये कहां से पास कर जाएगी, ये पास कर जाएगी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में भी मिस्टेक है, तो आप लोग इस वाले पार्ट को देख लीजिए, इस वाले पार्ट को आप, मैं नीचे बना देता हूँ इसका जो डायग्राम है, इसका सही डायग्राम क्या होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्केव मिरर को बनाएंगे यहाँ पर, और कॉन्केव मिरर में जो फोकस है, और फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ले लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए एक लाइट रे हम लोग कैसी ले सकते हैं, यहाँ पर एक लाइट रे हम लोग ले सकते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, तो ये कैसे निकल जाती, ये निकल जाती है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि ये अपेयर हो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही वापस लौट गई होगी। और उसके बाद जो दूसरी लाइट रे है, अगर आपको दूसरी लाइट रे यहाँ पर बनानी है, दूसरी लाइट रे के लिए मैंने आपको पहले ही बोला आपके पास 4 रूल है, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक लाइट रे आप यहाँ पर अगर ये भी कंसिडर करते हैं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो कहाँ से पास करेगी, वो पास कर जाएगी यहाँ पर फोकस से। तो अब ये जो लाइट रेज हैं ये रिफ्लेक्ट कर गए, लेकिन ये कभी मीट नहीं करेंगे, मतलब मिरर के फ्रंट पे मीट नहीं करेंगे, तो हमें इमेज फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। देखिए उसके लिए आपको इन लाइट रेज को यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा मिरर के पीछे, और जब आप इन लाइट रेज को मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं यहाँ पर मीट होंगी।
ठीक है, हो सकता है आपको डायग्राम से ऐसा ना लग रहा हो कि वो पीछे मीट करेंगे, बट वो एक्चुअली पीछे मीट करती हैं। थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से स्केल से जब नीट एंड क्लीन बनाएंगे तो वो एक्चुअली मीट करते हुए दिखेंगी। तो ये एक पहली इमेज निकल करके आई है जो कि बिहाइंड द मिरर बन रही है, और बिहाइंड द मिरर बन रही है और आप देखिए कि इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन गई। तो ये इमेज कैसी है? ये तो इमेज बिल्कुल सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट रखा था वैसे ही इमेज बन गई। तो ये अगर मैं ए लिख रहा हूँ, इसको बी लिखूं, तो यहाँ मेरे को ए डैश और बी डैश लिखना चाहिए। तो इस बार टॉप जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ भी ये रहा आपके पास एरो का हेड। तो ये आपके पास जो इमेज है, ये इमेज हो गई एक वर्चुअल इमेज। तो इकलौता ऐसा केस जहां पर कॉन्केव मिरर ने आपके पास वर्चुअल इमेज बना दी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना दी, और वो भी मैग्नीफाइड है। लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है बिहाइंड द मिरर। ये जो इमेज थी आपको, ये यहाँ पर फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं मिल रही है, ये यहाँ पर आपको बैक ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर मिल रही है। फिर उसके बाद अब जितने भी हमने केसेस पढ़े थे उन केसेस की एक बार समरी देख लेते हैं। देखिए, याद रखना बहुत सिंपल है। कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे इन्फिनिटी से। तो जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनती है इमेज, और कैसी बनती है? पॉइंट साइज। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट के बराबर। अब होगा क्या, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते रहेंगे ना, इमेज का जो साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा होता रहेगा। अब फोकस, अब अगर हम लोग इन्फिनिटी के बाद बात करें तो इन्फिनिटी के बाद हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को अप्रोच करते थे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे रखते हैं। तो जब बियॉन्ड सी रखते हैं तो बिटवीन एफ एंड सी बनती है, और जब हम इसको सी पर रख देते थे तो सी पर पे ही बन जाती थी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती थी। अब जब हम लोग इसको बियॉन्ड सी रख रहे थे तो बियॉन्ड सी मैंने बोला था बिटवीन एफ एंड सी बन रही है। तो ये इमेज का जो नेचर है, इमेज का नेचर कैसा होता था? एक तो ये डिमिनिश्ड होती थी और उसके साथ साथ रियल एंड इन्वर्टेड है। फिर जब बिटवीन एफ एंड सी आ जाएंगे तो बिटवीन एफ एंड सी जो ये चीज चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी आपके पास बियॉन्ड सी पे। जब बियॉन्ड सी रखते हैं तो बिटवीन एफ एंड सी, और जब बिटवीन एफ एंड सी रखेंगे तो बियॉन्ड सी उसकी इमेज देखने को मिलेगी। लेकिन जो इमेज है वो इमेज आपके पास कैसी रहती थी? वो इमेज आपके पास एनलार्ज होती थी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे आएंगे जो इमेज का साइज है वो बड़ा होता चला जाएगा। और उसके बाद अब सीधा बारी आएगी यहाँ पर फोकस की। जब हमने इसको फोकस पर रखा था तो फोकस पर देखा था कि इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है और वो हाईली मैग्नीफाइड है, बहुत ही बड़ी इमेज बना करके आपको देगा, लेकिन होगी वो भी रियल और इन्वर्टेड ही। और आखिरी जो होगा, आखिरी क्या होगा? अगर आप फोकस को भी क्रॉस करके फोकस और पोल के बीच में आ गए, तो जब पोल और फोकस के बीच में हम लोग रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज हमारे पास बनती है बिहाइंड द मिरर, और वो इमेज आपके पास होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो इकलौता ऐसे केस यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी थी, और वो इमेज भी कैसी थी? वो इमेज आपके पास एक एनलार्ज्ड इमेज थी। तो ये थे वो सभी केसेस जो कि कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन में आपके सिलेबस में है, और ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। फिर अगली हम लोग बात कर लेते हैं अब कॉन्केव मिरर के यूजेस की। देखिए, कॉन्केव मिरर के जो यूज है वो डिपेंड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी पे। कॉन्केव मिरर आपके पास एक ऐसा मिरर है जो कि ज्यादातर केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, एक ही केस में वर्चुअल बना रहा है, और उसके साथ साथ बनाई जाने वाली उसकी जितनी भी इमेजेस थी वो सारी की सारी रियल थी। लेकिन कॉन्केव मिरर उसके साथ साथ एक कन्वर्जिंग मिरर भी है। तो अब हम वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जहां पर ये जो कन्वर्जिंग मिरर है ये आपको कैसे काम आएगा। देखिए, हम लोग इसको शेविंग मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। शेविंग मिरर में आप कॉन्केव मिरर को रख सकते हो, और क्योंकि जो शेविंग मिरर है, शेविंग मिरर को जब हम लोग यूज करते हैं तो शेविंग मिरर हमारे काफी सामने रखा हुआ होता है। तो अगर आप पोल और फोकस के बीच में आ जाते हैं उस मिरर के, जो आपका फेस है अगर वो पोल और फोकस के बिल्कुल बीच में रहेगा, ये मेरे पास फोकस है और ये पोल है, अगर आपका फेस इसके बिल्कुल बीच में है तो बिटवीन एफ एंड पी अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल और बनती है तो बिहाइंड द मिरर बन रही होगी और थोड़ी सी बड़ी बन के आएगी। तो इससे आपको हेल्प होगी यहाँ पर शेविंग करने में। और उसके बाद जो दूसरा है, इसको यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर इन कार हेडलाइट्स। देखिए, रिफ्लेक्टर की तरह इसको यूज करने के पीछे रीजन क्या है? रिफ्लेक्टर के पीछे रिफ्लेक्टर की तरह इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब भी लाइट रेस जाकर के रिफ्लेक्टर से टकराएंगी तो वो आकर के एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही होंगी, इसलिए हम लोग इसको रिफ्लेक्टर में यूज कर सकते हैं। फिर इसको डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, जितने भी आपके पास जो आंखों के डॉक्टर होते हैं या जो आपके पास डेंटिस्ट भी होते हैं वो भी यहाँ पर कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं। अब कॉन्केव मिरर क्योंकि एक कन्वर्जिंग मिरर है तो जो भी लाइट रेस यहाँ से सोर्स से चल के आ रही हैं वो जब जाकर के, जैसे जिस भी बॉडी पार्ट पर वो टकरा रही होंगी, अगर वो दांतों पर जाकर के टकरा रही हैं तो वो क्या होगा, वो उसकी एक अच्छी इमेज आपको बना करके देगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लाइट रेस थी वो जाकर के एक ही पॉइंट पर यहाँ पर कन्वर्ज कर गई। फिर कॉन्केव मिरर का जो नेक्स्ट यूज है, नेक्स्ट यूज में हम लोग इसको किस में यूज कर सकते हैं? सोलर एनर्जी की फील्ड में। देखिए, सोलर एनर्जी की फील्ड में ये कैसे यूज हो रहा होगा? जैसे सोलर कुकर का अगर हम लोग एग्जांपल लें कि सोलर कुकर में भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है, तो रिफ्लेक्टर पर जितनी भी लाइट रेज यहाँ पर आकर के फॉल करेंगे इसके रिफ्लेक्टर पे, ये इसको कॉन्सेंट्रेट करा देगा एक ही पॉइंट पर। क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है तो सभी लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, जो कि आपको हेल्प करेगा, आपका जो कुकिंग टाइम है उसको रिड्यूस करेगा और जल्दी से वो जो खाना उस सोलर कुकर में रखा हुआ है वो पक जाएगा।
तो इसका जो सरफेस है इसका सरफेस हम लोगों ने कॉनकेव बनाया है ताकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लाइट रेज है उसको यहाँ पर कन्वर्ज कर सके। आपने इसका जो यूज है वहां भी देखा होगा, जो हमारे पास टीवी डिश है, टीवी की जो डिश है वो भी आपके पास कॉनकेव शेप की ही होती है और उसके ऊपर यहाँ पर एक रिसीवर लगा होता था। तो ये जो रिसीवर लगा होता है, इस रिसीवर पर जितनी भी लाइट रेज यहाँ पर आकर के इसके कॉनकेव सरफेस पे गिरेंगी, वो सारी की सारी जाकर के एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट कर जाएंगी। तो जो रिसीवर है, रिसीवर को हेल्प होगी यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टीवी सिग्नल्स या जो एंटीना सिग्नल्स है उसको रिसीव करने के लिए। तो जो डिश होती थी यहाँ पर टीवी की, जो भी D2H आप यूज़ करते थे, एयरटेल, वीडियोकॉन, ये सब रहते थे, इनके सभी के सभी वो जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो कॉनकेव शेप के बनाए होते थे, जिससे कि वो जो रिफ्लेक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स को यहाँ पर रिसीव कर सके। तो चलिए, इसी के साथ हमारा जो कॉनकेव मिरर का टॉपिक है वो खत्म होता है और अब आता है आपके पास रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, इसमें जो हमें रूल पढ़ने हैं, इसमें रूल में हम लोग सिर्फ 3 ही रूल देखेंगे और ये जो 3 रूल्स हैं इनकी हेल्प से ही आपको यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन दिखानी है। उतने ज़्यादा केसेस यहाँ पर नहीं होते हैं क्योंकि जो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बना करके देता है, ये रियल इमेज नहीं बनाएगा। देखिए, पहला रूल वही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फोकस से पास करनी चाहिए थी क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो हम इसको ऐसे नहीं ले जा सकते हैं कि आप इसको ले गए और यहाँ से फोकस से पास करा देंगे। ऐसा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन अगर हम इसे फर्दर प्रोड्यूस करेंगे पीछे तो वो पता चलेगा कि वो फोकस को ही हिट कर रही थी। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फर्दर प्रोड्यूस होने पर बैक साइड ऑफ द मिरर फोकस से ही पास करती हुई दिखेगी। फिर जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 को भी हम लोग वैसे ही लेकर के चलेंगे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमें बैक साइड ऑफ द मिरर ही लेकर के चलना पड़ेगा। तो एक लाइट रे है जो कि इंसिडेंट है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट है जो पॉइंट डी था। जब ये पॉइंट डी पर इंसिडेंट हुई तो ये यहीं से वापस चली जाएगी। अब ये क्यों वापस गई होगी, देखकर पता चला कि जब हमने इसे पीछे एक्सटेंड किया तो ये मिला कि ये जो इंसिडेंट रे थी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट लग रही थी, और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट लगेगी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही अलोंग निकल जाएगी। फिर रूल नंबर 3 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 का मतलब है कोई भी एक ऐसी लाइट रे जो कि फोकस पर इंसिडेंट हो। अब फोकस पर इंसिडेंट ये वाली लाइट रे लग रही है क्योंकि जब हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पर गिरना चाहेगी। तो अगर फोकस पर इंसिडेंट होती है तो किसके पैरेलल निकल जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से निकलेगी, और अगर फोकस पर आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। तो इसके अब वो 2 केस भी देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में है। एक तो है कि आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पर इन्फिनिटी और पोल के बीच में। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकस नहीं है, ये कहीं पर भी रखा हो सकता है, बस इन्फिनिटी से पहले रखा हुआ है, ठीक है, पोल के बाद है और इन्फिनिटी से पहले। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे हमने बनाई जो कि किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये यहां से डाइवर्ज होकर निकल गई, लेकिन अगर इसको पीछे ड्रॉ करें तो पता चलेगा ये फोकस से जा रही थी। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो फोकस से जाएगी। डाइवर्जिंग मिरर है, इसीलिए हम यहाँ पर किसी भी लाइट रेस को एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखा सकते हैं, हमें इमेजिनरी ही इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर एक लाइट रे हम लोगों ने यहाँ पर ली जो कि लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही वापस लौट जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी सेम इसी डायरेक्शन में। तो जब इन इमेजिनरी लाइंस को हम देखेंगे तो इमेजिनरी लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई आपको दिखेंगी। तो ये हो गई आपके पास इमेज। ए बी जो ऑब्जेक्ट था, ए बी ऑब्जेक्ट की आपको इमेज मिल गई ए डैश बी डैश। अगर आपने ए ऊपर बनाया था, यहाँ भी एरो हेड पे हम लोग ए डैश बनाएंगे, तो इससे पता चल रहा है कि जो इमेज है वो बिल्कुल सीधी बनी है, मीन्स वर्चुअल और इरेक्ट है। और देख करके क्या आप साइज बता सकते हैं? देख करके अगर हम अंदाजा लगाएंगे तो साइज में क्या पता चल रहा है कि छोटी बनी है। तो पॉइंट साइज नहीं है, लेकिन हाँ डिमिनिश जरूर है। तो वर्चुअल और इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। फिर अब दूसरा केस हम लोगों ने लिया है। दूसरे केस में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और अगर ऑब्जेक्ट आपके पास इन्फिनिटी पर रखा है तो फिर से वही चीज, ये जो लाइट रे आ रही है इस पर रिफ्लेक्शन हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। ये नियरली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, नियरली, ठीक है, एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसे एग्जैक्टली फोकस से नहीं निकाला। फिर एक लाइट रे आई जो कि पोल पर इंसिडेंट है। अगर पोल पर इंसिडेंट है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही फॉलो करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी एंगल से जिससे वो आ रही थी। फिर आप फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हैं रिफ्लेक्टेड रेस को, फर्दर प्रोड्यूस करने पे आपको ये इमेजेस मिलती चली जाएंगी। तो ऐसे आप जितनी मर्जी चाहें उतनी इमेजेस यहाँ पर निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमें वो उतने सारे केसेस नहीं बनाने होते हैं, सिर्फ यही 2 केसेस हैं। तो यहाँ भी इमेज वर्चुअल है और यहाँ भी इमेज वर्चुअल है। इसमें जो इमेज है वो कैसे हो गई आपके पास? छोटी हो गई। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम इसको ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जा रहे हैं, पहले जब ये इन्फिनिटी पर नहीं था तो इसकी इमेज का जो साइज है वो ज्यादा है,
लेकिन जब इसको दूर ले गए तो इसकी इमेज का जो साइज वो कम हो गया। सेम जैसे पिछली बार था, जैसे जैसे पास ला रहे थे इमेज का जो साइज था वो थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा था, तो वही चीज यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। तो ये जो दो केसेस हैं, दो केसेस होते हैं आपके पास कॉन्वेक्स मिरर के, सिर्फ यही दो केस आपके पास रहेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपको ये याद होने चाहिए। अब जैसे हमने कॉन्केव मिरर के यूजेस देखे थे, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के भी कुछ यूजेस देख लेते हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर आपके पास एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो इसके एप्लीकेशन भी उन्हीं जगह पर हो गए जहां पर हमें डाइवर्जेंस चाहिए होगी लाइट रेज की, ना कि कन्वर्जेंस चाहिए होगी। देखिए डाइवर्जेंस में अगर देखें तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर। तो ये जो कार, बस और ट्रक होते हैं, इसमें जो रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर की तरह हम लोग साइड में कॉन्वेक्स मिरर को लगाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से आपको जो यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा वो ज्यादा होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर पर जितनी भी लाइट रेज आकर के पड़ेंगी वो सभी को यहाँ पर डाइवर्ज कर देगा। तो एक वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। ये आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि पीछे पूरा हाईवे कवर हो गया, लेकिन अगर वही हम लोगों ने यहाँ पर प्लेन मिरर लगा देते तो प्लेन मिरर में प्रॉब्लम है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही उसकी इमेज का भी साइज रहता है, उतनी ही इमेज वो आपको बना करके दे देता। अभी हमने देखा था कि आप इमेज जो देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ऑब्जेक्ट जितना दूर रखा होगा उसकी इमेज उतनी छोटी छोटी हो जाती है। तो इससे बहुत क्लियरली अंदाजा लग जाएगा कि जैसे जैसे ट्रक अगर हमारी तरफ चल करके आएगा इसकी इमेज धीरे धीरे बड़ी होगी, और ये जितना पीछे रहेगा इसकी इमेज उतनी छोटी बन करके आएगी। तो इससे आप मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सकते हैं उस हाईवे का जहां पर आप ड्राइव कर रहे हैं, और ये आपको हेल्प करेगा। वहीं जो दूसरी तरफ प्लेन मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर की वजह से नैरो फील्ड ऑफ व्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट रेज यहाँ पर पड़ रही है, लाइट रेज बिल्कुल सीधी पड़ेंगी इसके अपर्चर पर, और यहाँ पर जो अपर्चर था ये कॉन्वेक्स अपर्चर था, तो ये जो लाइट रेज आकर के इंसिडेंट हुई इसकी वजह से फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया। आप देखिए फील्ड ऑफ व्यू कितना ज्यादा है, और ये फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में, इसलिए हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर लगाया है। तो आपने देखा भी होगा जो इसके रियर व्यू मिरर है वहां पे लिखा भी होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो वो इस वजह से लिखा होता है ताकि ड्राइविंग करते वक्त एक्सीडेंट्स कम से कम हो, ताकि जो ड्राइवर है वो ये मान करके चले कि नहीं जो गाड़ी मेरे को दिख रही है एज कंपेयर टू जो उसकी इमेज पोजिशनिंग है वो इस तरीके से दिखती है आपको उस मिरर में कि वो आपको थोड़ा पास अपेयर होती है, जबकि वो आपसे भी थोड़ा सा दूर है लेकिन थोड़ा पास लगेगी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि एक्सीडेंट अवॉइड किए जा सके। फिर उसके बाद जो इसकी सेकंड यूजेज है वो है शॉप एंड सिक्योरिटी मिरर्स में इसको हम लोग यूज करते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि क्या करेंगे ये एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू देंगे, एक बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं। तो वाइड फील्ड ऑफ व्यू कवर करने की वजह से इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है, और इसको हम लोग एज अ सिक्योरिटी मिरर्स भी यूज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिससे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपके सामने हम एक प्लेन मिरर, एक कॉन्केव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर रख दें तो आप उसमें कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसमें फर्क कैसे बता सकते हैं, और आपको क्या करना है, आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी कि आप इसको टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टच करके तो बहुत ईजी हो जाएगा बताना, जिसकी सरफेस अंदर की तरफ है कॉन्केव, जिसकी बाहर है कॉन्वेक्स, जिसकी प्लेन है वो तो प्लेन मिरर है। तो देखिए होगा क्या कि इसमें अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इमेज का नेचर देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल बनाते हैं, कॉन्केव मिरर रियल बनाते हैं, एक ही केस में वर्चुअल बनाता था, और प्लेन मिरर तो हमेशा वर्चुअल बनाएंगे और सेम साइज की बनाएंगे। तो देखिए अगर आप प्लेन मिरर को देखें और प्लेन मिरर में अगर आप अपना चेहरा देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरा एक्चुअल साइज है वही वहां पर निकल करके आ रहा है, तो वो मिरर आपके पास कैसा हो जाएगा? मिरर हो जाएगा आपके पास प्लेन। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें तो कॉन्केव मिरर क्या करता है, कॉन्केव मिरर एक मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करके देता था, जब भी आप उसके पोलर फोकस के बीच में आ जाते थे तो वर्चुअल इमेज बना देता था और बड़ी इमेज बनाता था। तो आप उसको अपने चेहरे के बहुत पास ले आइए तो वो आपका फेस तो आपको दिखाएगा बट एक बड़ा फेस दिखाएगा, इसलिए हम इसको शेविंग मिरर में यूज करते थे। तो एनलार्ज इमेज निकल करके आ रही है, इसलिए कॉन्केव मिरर है और वर्चुअल भी है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता, कॉन्वेक्स मिरर उसी की एक छोटी इमेज बना करके दे देता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस है वो हमेशा डिमिनिश बनती है, वहां पर एनलार्ज इमेज नहीं बनती है, बनती वर्चुअली है बट डिमिनिश्ड बनती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। अब आगे बढ़ते हैं जिसका टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। देखिए साइन कन्वेंशन अब आपको क्यों सिखाए जा रहे हैं, साइन कन्वेंशन इसलिए सिखाए जाएंगे क्योंकि हमें इस चैप्टर में करने हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑप्टिक्स का। अब जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको कुछ टर्म्स यहाँ पर समझनी पड़ेंगी, कुछ कन्वेंशन समझने पड़ेंगे। तो कन्वेंशन में एक तो चीज होती है कि आपने रट लिया, आपको याद कर लिया, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं क्लास 10 के, वो सभी क्लास 9 करके आए होंगे और ग्राफ उन्होंने वहां पर सीखे ही होंगे। तो अगर आपको ग्राफ का बेसिक नॉलेज भी है तो आपको ये सारे साइन कन्वेंशन बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे। देखिए साइन कन्वेंशन मैं समझा देता हूँ। साइन कन्वेंशन के लिए जैसे हम लोगों ने मिरर रखा है, पहली बात तो मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है।
ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग मिरर के लेफ्ट हैंड साइड रखे हैं। तो अगर मैं बोलूँ ये मेरे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस को हम कौन सी एक्सिस कहते हैं, वाई, नीचे वाली है वाई नेगेटिव, और ये एक्स है तो ये वाली एक्सिस हो गई आपके पास एक्स नेगेटिव। तो आप जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, आप ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। और जो इमेज बन रही है, अगर इमेज इसी साइड बन गई, लेफ्ट हैंड साइड ही बन गई, तो वो फिर से वो माइनस एक्स एक्सिस पर उसकी कैलकुलेशन होगी। तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इमेज बना रहे हैं तो कॉन्केव मिरर लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज बनाता था, वो रियल होती थी। तो कॉन्केव मिरर के लिए जितनी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, उसके लिए जो डिस्टेंस है इमेज का मिरर से, वो हमेशा कैसा निकल करके आएगा, आपके पास नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बनेगी ना रियल। राइट हैंड साइड बना देगा तो राइट हैंड साइड कौन सी इमेज बनाता था, ये राइट हैंड साइड आपके पास बनाता था वर्चुअल इमेज, तो वहां पर जो डिस्टेंस है इमेज का वो पॉजिटिव होता है। फिर अगली चीज होती है यहाँ पर फोकल लेंथ। देखिए आपको बोला जाता है कि जो कॉन्केव है, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। तो ऐसी कोई बहुत अलग चीज नहीं है, इसका फोकस रियल है तो लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर पड़ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पढ़ने का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पड़ गया ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई आपके पास, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर पड़ेगा तो उसका फोकस कैसा निकल करके आएगा, या उसकी फोकल लेंथ कैसी निकल करके आएगी, नेगेटिव निकल करके आएगी। तो ये जितनी भी हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन की बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप इसके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके क्वेश्चंस बहुत हार्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके साइन कन्वेंशन ही उस क्वेश्चन को इजी या हार्ड बना देंगे। फिर अगली चीज होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी हाइट भी हम लोग नापेंगे। अब हाइट के लिए अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है इसके सामने, ये भी बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, सीधा रख रखा है। तो अगर आपको इसकी हाइट नापनी है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से कौन सी एक्सिस को हम चूज करेंगे, हम चूज करेंगे वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस पे तो इसकी हाइट नहीं नपेगी। तो आप देख लीजिए ये ओरिजिन से कितना ऊपर है, ये जितना भी ऊपर होगा ओरिजिन से वही इसकी हाइट हो जाएगी। तो वो आपने वाई एक्सिस पर कैलकुलेट करी ना, और वाई में भी कहां कैलकुलेट करी है, वाई में भी आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कैलकुलेट करी है ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट को हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। अब वो अलग बात है कि किसी ने ऑब्जेक्ट ही ऐसे उल्टा रख दिया, अगर कोई ऑब्जेक्ट ला करके ऐसे रख दे, नीचे की तरफ रख दे, तो उसकी हाइट कैसी हो जाएगी, उसकी हाइट नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो माइनस वाई एक्सिस पर कैलकुलेट हो रही होगी। तो ऊपर वाली अगर प्लस वाई एक्सिस है तो ये जो नीचे वाली है ये आपके पास माइनस वाई एक्सिस हो गई। अब जो इमेज बन करके आई है, ये इमेज की अगर हम हाइट निकालें तो इस इमेज की हाइट निकालने के लिए आपको माइनस वाई एक्सिस पर जाना पड़ेगा, और इस इमेज की हाइट जो है वो नेगेटिव निकल करके आ जाएगी। और ये कैसी इमेज है, ये आपके पास एक रियल और इन्वर्टेड इमेज है, जो कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती थी, इसलिए इसकी हाइट यहाँ पर नेगेटिव है। अगर हम वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की बात करें ना, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इसके राइट हैंड साइड बनती। कॉन्केव मिरर एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता था तो वो इस तरफ बनाएगा, तो तब तो आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव आ गई, और ये जो इमेज है इस इमेज की हाइट भी कैसी आएगी, इस इमेज की हाइट भी पॉजिटिव आएगी। लेकिन जो डिस्टेंस है इमेज का अब वो भी पॉजिटिव हो गया, नहीं तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कैसे हो रहे थे, नेगेटिव हो रहे थे, क्योंकि जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड बन रही थी, अब इमेज यहां पर राइट हैंड साइड बन रही है। फिर अगला अब हम आ जाते हैं इसी में कॉन्वेक्स मिरर पे। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में भी वही चीज करेंगे, मान के चलते हैं ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहाँ फ्रंट में ही रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो नेगेटिव हो गई, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है, वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि वो प्लस वाई एक्सिस पर ही हम लोगों को निकालनी पड़ेगी, यहां से ही निकाली जाएगी प्लस वाई। ये इमेज कैसी बनाता है, ये इमेज हमेशा वर्चुअल बनाता है, और वर्चुअल इमेज की जो हाइट है वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो प्लस वाई एक्सिस पर कैलकुलेट हो रही है। और उसकी जो डिस्टेंस है इमेज की वो भी कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो कहाँ कैलकुलेट होगी, वो राइट हैंड साइड पर कैलकुलेट होगी। ओरिजिन के राइट हैंड साइड क्या पड़ती है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड आपके पास पड़ती है प्लस एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के जो नीचे साइड पड़ती है वो माइनस वाई एक्सिस है। तो इसमें जो रियल इमेज है वो बनी नहीं, और अगर रियल इमेज नहीं बनी तो हाइट भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगी। तो ये है आपके पास साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ कॉन्केव की नेगेटिव है और फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स की है वो पॉजिटिव है। अच्छा, इसकी पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसका फोकस जो है वो वर्चुअल होता है, हम लोग बिहाइंड द मिरर लेते थे फोकस को। तो आप फोकस के लिए कौन से एक्सिस पर मूव कर गए, आप फोकस के लिए मूव कर गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, इसीलिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी कैसी हो गई, आपके पास पॉजिटिव फोकल लेंथ हो गई। कॉन्केव मिरर की माइनस एफ होती है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ होती है आपके पास प्लस एफ, पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे। तो क्वेश्चन में हमेशा 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ही लिखा आता है, प्लस माइनस नहीं लिखा होता है, वो आपको क्वेश्चन में खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्केव मिरर है तो नेगेटिव लेकर के चलेंगे, और पॉजिटिव, और अगर कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। अब अगला आ रहा है आपके पास
मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास ये मिरर फॉर्मूला, जहां से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसलिए साइन कन्वेंशन पहले आपको बताया गया और अब बता रहे हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला आपको यहाँ पर रिलेशन देता है फोकल लेंथ के बीच में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के बीच में मिरर से। इसका फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कहीं भी साइन जो है वो नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं। साइन आपको अपने हिसाब से पुट करने हैं। देखिए कुछ जरूरी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो u होता है आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इसे हमने u से शो किया है। ये कैसा रहेगा? ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे ना। तो ये नेगेटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखे होते हैं मिरर के, मतलब माइनस एक्स एक्सिस पर। और जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब v की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होगी? रियल इमेजेस के लिए। और रियल इमेजेस कौन बनाता है? कॉनकेव बनाता है, क्योंकि जो इसकी इमेज है वो फ्रंट ऑफ द मिरर ही बन जाएगी। जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा वही इमेज बन गई। तो v भी तो नेगेटिव हो गया, इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव हो गई। लेकिन v की वैल्यू कैसी हो सकती है? v की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। और वो किसके लिए होगी? वो वर्चुअल के लिए होगी। अब वर्चुअल इमेजेस कौन बना रहे हैं? वर्चुअल इमेजेस कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं। और कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल कहां बनाते हैं? बिहाइंड द मिरर। मतलब प्लस एक्स एक्सिस पर आपको नापनी पड़ेगी वो डिस्टेंस, राइट हैंड साइड पर जाकर के ओरिजिन के। तो ये कॉन्वेक्स बनाते हैं, लेकिन एक केस में इसे कॉनकेव ने भी बनाया था, इसीलिए v की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर? पॉजिटिव रहेगी फॉर वर्चुअल। अब जो हाइट है, हाइट को हम शो करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 से और इमेज की हाइट को हम शो करते हैं h2 से। तो यहाँ पर एक टर्म आती है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो है वो रेशियो होता है, और ये किसका रेशियो होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स h2/h1। तो जो h1 है, h1 की वैल्यू कैसी होगी? हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे ना, प्लस y एक्सिस पर कैलकुलेट करते थे, सीधा रखेंगे ऑब्जेक्ट हमेशा। लेकिन जो h2 है, h2 की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। h2 की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब आपके पास जो इमेज है वो नीचे की तरफ बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा -y एक्सिस पर, और वो इमेज हो गई रियल। लेकिन ये h2 की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, और जब ये पॉजिटिव होगी तो इमेज कैसी रही होगी? इमेज आपके पास वर्चुअल रही होगी, बिल्कुल सीधी बनी होगी जैसा आपने ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब यहां से जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन की दो वैल्यूज होती हैं। या तो मैग्निफिकेशन आपके पास नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है। देखिए अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h2/h1 है, तो हम कह रहे हैं h1 तो नेगेटिव नहीं होगा, h1 तो पॉजिटिव होगा। तो अगर आपने h2 नेगेटिव रखा और h1 पॉजिटिव रखा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा आंसर देते हैं? नेगेटिव। तो h2 की वैल्यू नेगेटिव क्यों ली? हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वो रियल रही होगी ना। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है फॉर रियल इमेजेस, m इक्वल्स टू नेगेटिव। और अगर इमेज आपके पास वर्चुअल है, तो इमेज वर्चुअल पे आप क्या करते हैं? इमेज वर्चुअल पे आप h2/h1 के रेशियो में हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव लेते, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव लेते। क्यों? क्योंकि जैसा आपने ऑब्जेक्ट रखा वैसी इमेज बन जाएगी, प्लस y एक्सिस पर ही इमेज की हाइट भी कैलकुलेट होगी। तो यहां से m आ जाएगा पॉजिटिव। ये होता है फॉर वर्चुअल। तो ये जो मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव हो गया फॉर वर्चुअल इमेजेस एंड नेगेटिव हो गया फॉर रियल इमेजेस। तो इसी तरीके से जो मैग्निफिकेशन है वो आप निकाल सकते हैं। और मैग्निफिकेशन में खास चीज आपको ध्यान रखनी, जब भी क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन पहले दे दे, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हमें क्यों लेना है, रियल पे क्या होगा, वर्चुअल पे क्या होगा। और मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, जो कि होता है इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा फॉर्मूला है m इक्वल्स टू -v/u। तो चाहे मैग्निफिकेशन को हम बोलें ये h2/h1 है, और इसी को आप लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है खत्म होता है, जिसका नाम था मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो इसी के साथ आज का जो ये चैप्टर है, चैप्टर हमारे यहाँ पर खत्म होता है। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो मेक श्योर कि आप वो वाला वीडियो जरूर देखें। लेकिन उससे पहले ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके कुछ PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स अचीव करने में। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में।